नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र। खबरें जो आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी नौकरी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी। न्यूज दैट यू कैन यूज, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, आपसे सरोकार रखती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह जुड़ चुके हैं। और सिद्धार्थ, आज की बड़ी खबर, और लगातार हम इस कार्यक्रम के जरिए ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। 9वें दिन भी लगातार तेल की कीमतें बढ़ाई गई। 5 रुपए के लगभग पेट्रोल और 5.25 रुपए डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इसके अलावा अब जीएसटी में जो टैक्सेस लगते हैं उनमें भी इजाफा हो सकता है। और ये खबर हमने पहले दिखाई थी, जीएसटी की कलेक्शन में भी 38% का गोता है, 62,000 करोड़। इससे सरकार के खजाने में जितना पैसा आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। अब आत्मनिर्भर भारत की बहुत बात हो रही है कि भारत से ही हम यहाँ प्रोडक्शन करेंगे, बड़ी कंपनियां यहाँ आएंगी, यहाँ पर सामान बनाएंगी। लेकिन खबर यह है कि सिर्फ लगभग 2.5% फॉर्च्यून 500, जो 500 बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, उनके जो सीईओज हैं उनमें से सिर्फ 2.5% वो ये कह रहे हैं कि वो भारत की तरफ भी देख रहे हैं। अब इसके मायने क्या हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो एयरलाइन कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि भैया और हमारी उड़ान भरने की इजाज़त जो संख्या है उस संख्या में वृद्धि की जाए। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब मिडिल सीट भी भरी जा सकती हैं। तो ऐसी तमाम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले क्रूड बिलो $40, फ्यूल प्राइसेस एट 21 मंथ हाई। 21 महीने के उच्चतम स्तर पर तेल की कीमतें पहुंच गई हैं सिद्धार्थ। और ऐसा नहीं है कोई आग लगी हुई है, ये रेट वो हैं जो $65 या $70 पर बैरल होने चाहिए थे कच्चे तेल की कीमतें, तो ये रेट जस्टिफाई हो सकते हैं। लेकिन $35-36 पर बैरल पर भी ये दाम लिए जा रहे हैं। संदीप, आपको याद होगा कि पहले हम लोग सुनते थे कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती थी तो ये हम लोग को एकदम डायरेक्ट कोरिलेशन होता था कि क्रूड ऑयल या कच्चे तेल की कीमत में भी बढ़ोतरी है या आग लगी रहती थी। लेकिन ये काफ़ी दिनों बाद आप ये देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 सालों से कच्चे तेल के दाम, हालांकि मैं कहूँ अगर 2014 से, तो वो लगातार नीचे ही हैं। इस सरकार को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला पिछले 6 सालों में। क्रूड ऑयल बहुत ही लो लेवल्स पे रहा और अभी पीछे तो आपको पता ही है कितने नीचे रहा है, अभी भी $40 के प्रति बैरल के नीचे है। लेकिन इस बार जो अनोखी चीज़ है कि ये टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस एज वेल एज स्टेट टैक्सेस, हालांकि मैं कहूँगा कि ज़्यादा जो है केंद्र सरकार की जो एक्साइज में 10 रुपए पेट्रोल पर और 13 रुपए डीजल पर वो बढ़ा ये तो अभी बढ़ी थी। हाँ, वो बढ़ी थी। और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी वगैरह करके सेस है, कुछ केंद्र सरकार ने सेस भी लगा रखा है, कुछ स्पेशल। तो वो जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के बाद आपको शेयर भी नहीं करना पड़ता है, तो वो उन्हीं के खजाने में जाता है। तो अब ये देखने वाली बात है। और इसके पीछे एक और कारण है संदीप, जब आपको याद होगा पीछे 1-1.25 महीने पहले जब 10 और 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ी थी, तो संदीप उसके बाद से क्या है कि क्रूड ऑयल वापस कुछ ऊपर गया था, 40 के ऊपर भी गया था। लेकिन तेल कंपनियों को सरकार ने, जो कि कहती है कि हमने इसको फ्री कर रखा है, मार्केट ड्रिवन प्राइसेस हैं, जिसमें सच्चाई नहीं है। आपको याद है कि चुनाव के समय भी ऐसा होता है कि उनको कंट्रोल किया जाता है। चुनाव आएंगे, तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे। जिस दिन चुनाव खत्म हुए तेल के दाम शाम को ही बढ़ जाते हैं। हाँ, तो संदीप अभी क्या हो रहा है, जो पीछे जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़े और कंपनियों ने जो प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी, तो जो उन्हें अभी घाटा हुआ था पीछे, तो अभी वो ये उनको परमिशन दी गई है कि आप इनको कवर अप कर लो या अपने उस लेवल तक ले आओ जहां आपको पैरिटी मिल जाए, जहां आपको नुकसान होना बंद हो जाए। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा बहुत वो उस प्राइस के आसपास आए हैं, लेकिन अभी कुछ और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो चाहते हैं, तेल कंपनियां चाहती हैं कि 1-1.25 रुपए का जब मार्जिन उनको मिलने लगे इन सेल्स के ऊपर, तब वो जो ये प्राइसेस स्टेबलाइज करेंगे। ये वैमी नहीं, डबल वैमी नहीं, ट्रिपल वैमी हो रही है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी और एडिशनल सेस लगा दिए। अब तेल कंपनियां अपनी भरपाई कर रही हैं, वो लगातार कीमतें बढ़ा रही हैं।
और कल इसके साथ एक और खबर आई, गुजरात ने वैट बढ़ा दिया 2-2 रुपए पेट्रोल और डीजल पर। तो मतलब याद आता है वो ज़माना 2014 से पहले का कि विपक्ष में बीजेपी थी, उदाहरण देती थी कि देखिए गोवा में ज़ीरो वैट है, उस टाइम मनोहर पर्रिकर वहाँ के मुख्यमंत्री थे, कि बाकी राज्य ज़ीरो वैट क्यों नहीं करते। अब मैं रिवर्स लॉजिक दे रहा हूँ, गुजरात ने वैट बढ़ा दिया तो बाकी राज्य भी, दिल्ली भी बढ़ा रहा है, ये सब बढ़ाएंगे, वैट भी बढ़ाएंगे, तो ये वैमी नहीं, डबल वैमी नहीं, ट्रिपल वैमी है आम आदमी पर। संदीप, स्वाभाविक है, क्योंकि आपको और हमको सबको पता है कि अभी जीएसटी के जो कलेक्शंस हैं वो एकदम उनमें जो वो गोता खा चुके हैं। पैसा ना तो केंद्र सरकार के पास है, ना राज्य सरकारों के पास भी राजस्व के लिए काफ़ी जो है चुनौतियां हैं। और अभी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी दिख नहीं रहा है कि जो है पीक लेवल्स पे दोबारा आएगी। अभी तो शुरुआत, खुलना इकोनॉमी शुरू हुई है, थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था खुल रही है, बहुत एक सीमित तौर पे खुल रही है। तो ये, और इसी वजह से अब आप सुन भी रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन जो, बल्कि ये खबर आपने क्योंकि जीएसटी का जिक्र कर दिया, मैं हेडलाइन बता दूं, ऑफिशियल्स पुश फॉर हाइक इन जीएसटी लेवीज। और होने क्या वाला है, मतलब जो सूत्र हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, अधिकारी जो हैं जीएसटी काउंसिल के, वो ये कह रहे हैं कि 5% का जो स्लैब था इसे बढ़ाकर 7 से 8% कर दो। जो 12% का स्लैब था उसे पूरी तरह से हटाकर 18% में डाल दिया जाए, जहां पर 12% टैक्स लग रहा था। तो वही बात जो मैंने शुरुआत में कही कि कहाँ तो 1.25 लाख करोड़ का टारगेट है लगभग हर महीने, और पिछले साल मई में आपने 1 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट किया, इस बार सिर्फ 62,000 करोड़ है, अप्रैल में लगभग 33,000 करोड़ था। तो जीएसटी बढ़ नहीं रहा तो अब टैक्स स्लैब बढ़ा दो, ये रास्ता निकाला है क्या सरकार ने? संदीप, अगर आप पीछे जाएंगे तो आप ये बात देखेंगे कि जब से जीएसटी आया है कहीं ना कहीं रेट रैशनलाइजेशन, कभी तो रेट बढ़ा दो, कभी रेट घटा दो। तो अब आते आते इतना इसमें जो है कंफ्यूजन हो गया है कि अब पूरा ये जो सिस्टम है जीएसटी का, ये चरमरा गया है। क्योंकि कहीं एक टाइम था कि हमारा एक 14% का रेट था जो कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट था, कि ये रेट अगर हम रखेंगे तो जो हमारे पुराने टैक्स लेवल्स थे उसी पर हम रहेंगे। तो अभी क्या हुआ है कि जो रेट रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज हुई पीछे, कभी अगर मैं दोबारा गुजरात का नाम लूँ तो एक गुजरात चुनाव के आसपास रेट रैशनलाइजेशन हुआ। एक हमारे बहुत फेमस एपिसोड हुआ था, पीयूष गोयल जी थोड़े दिन के लिए देश के वित्त मंत्री बने, तो उन्होंने एक बड़ी लंबी लिस्ट थी जिस पर उन्होंने रेट घटवा दिए। तो अब हालत ये हुई है कि हम लोग उतना टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर पाए शुरू से ही संदीप, ताकि हम वो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पे पहुंचे। हाँ, 1 लाख करोड़ तक की कलेक्शन गई है, जबकि टारगेट सही मायने में हर महीने हमें 1.25 लाख करोड़ रुपए चाहिए। हाँ, 1,13,000 करोड़ वगैरह की जरूरत है व्हेन यू रीच दैट रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, कि जो इस पे आप स्टेट्स को भी कॉम्पनसेट कर पाएंगे, जो स्टेट्स को 14% की गारंटी दे रखी है कि इजाफा होगा हर साल रेवेन्यू में। तो अब आप संदीप पढ़ रहे होंगे कि वो कल अखबारों में ये भी था कि दिस इज गॉड सेंट जो है ये प्रॉब्लम है, ये कोई हमारी मैन मेड तो है नहीं। तो अब इसके लिए एक और बात जो सुझाई जा रही है, एक तो यही है कि कुछ अधिकारी ये बोल रहे हैं कि साहब कुछ रेट्स बढ़ा दीजिए तो कुछ पैसा उससे आ जाएगा। अगर डिमांड बढ़ती है तो मुझे नहीं लगता संदीप की रेट बढ़ाने से भी कितना ज़्यादा पैसा आ जाएगा, क्योंकि अभी आपको इकोनॉमी को मोमेंटम भी देना है। तो अब दूसरा जो एक और सुझाव ये आ रहा है कि साहब स्टेट्स को पैसा कैसा दिया जाए, तो एक ये हो रहा है कि अब जीएसटी काउंसिल जो है बाजार से जाके कर्ज ले ले। तो अब देखते हैं संदीप आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत मतलब रेट बढ़ाने से सोल्यूशन आएगा इमीडिएट इस समय जब इकोनॉमी को मोमेंटम देना है। और मुझे नहीं लगता कि संदीप जैसे अभी पिछली जीएसटी काउंसिल में जो अभी 2-3 दिन पहले हुई थी, तो उसमें भी ये प्रस्ताव आया था 3-4 सेक्टर्स के लिए जहाँ पे रेट बढ़ाने के प्रपोजल्स थे। तो संदीप उसको स्टेट्स द्वारा बहुत अपोज किया गया। तो मुझे नहीं लगता किस तरह की दिक्कत है। देखिए, दो जुड़ी हुई खबरें, दो खबरों को मैं जोड़ रहा हूं। एक तो कोविड इम्पैक्ट, WPI which is wholesale price index enters deflation zone after 4.5 years। अब आम आदमी ये कह सकता है कि जी इन्फ्लेशन कम हो रही है, ये तो खुशी की बात है। दरअसल ये खुशी की बात नहीं है। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर वो नीचे गिर रहा है कि महंगाई की दर तथाकथित रूप से कम हो रही है, इससे ये भी साफ जाहिर हो रहा है कि डिमांड नहीं है बाजार में, मांग नहीं है। तो ये खतरे की घंटी है
इसीलिए हेडलाइन ये है कि 4.5 साल बाद ऐसा हो रहा है। और इससे जुड़ी खबर, एक मिनट, इससे जुड़ी खबर सिद्धार्थ ये है, मे एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट 36%। हम बहुत बातें कर रहे हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, हम यहीं बनाएंगे, यहां से बाहर भेजेंगे, तो एक्सपोर्ट्स जो हमारा निर्यात है 36% का गोता। और आयरन और फार्मास्यूटिकल्स, आजकल संकट काल है, संक्रमण काल है, महामारी का काल है, तो फार्मास्यूटिकल्स, स्पाइसेस और राइस के अलावा हर चीज में हमारे निर्यात गिर रहे, गोता खा रहे। इन दोनों खबरों को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए संदीप, जहाँ तक आपने WPI की बात की कि जो WPI डिफ्लेशन इंडिकेट कर रहा है, माइनस में जा रहा है, तो एक बात बड़ी क्लियर है, अगर माइनस में जा रहा है तो मतलब डिमांड श्रिंक कर रही है और इस समय ज़रूरत है डिमांड को बढ़ाने की। डिमांड श्रिंक का मतलब है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो रही है और इसका मतलब है कि हम लोग अभी उतने प्रभावशाली तरीके से लोगों के हाथ में पैसा नहीं पहुंचा पाए हैं। साथ ही उनमें ये विश्वास नहीं है कि वो आगे आके और पैसा खर्च करें, खरीदारी करें। और ये पोस्ट कोविड जो एक अनसर्टेनिटी है, उसके पीछे ये एक बड़ा कारण है। पीछे पूरा लॉकडाउन भी था तो वो भी एक रीज़न है, एक जनरली डिमांड जो है डिप्रेस हुई थी, लेकिन एक अनसर्टेनिटी है, जॉब फ्रंट, हर तरफ इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। साथ ही जो आपने बात कही कि एक्सपोर्ट्स दोबारा लगातार दूसरे महीने श्रिंक कर रहे हैं, लेकिन श्रिंकेज में जो कमी है, जो वो परसेंटेज घटी है, काफ़ी घटी है। कहाँ तकरीबन 60% तक हमारा अप्रैल एक्सपोर्ट श्रिंक किया था, वो अब तकरीबन आके 38% पर रुकी है। लेकिन संदीप, अभी एक्सपोर्ट भी हम किन आइटम्स का कह रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि अभी चावल, मसाले, फार्मास्यूटिकल, लेकिन जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स है, जहाँ पे बड़ा नंबर हम करते हैं, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या जेम्स एंड ज्वेलरी है, लेदर है, टेक्सटाइल्स है, तो अभी वहाँ पे पिकअप नहीं है। और जो जानकार हैं एक्सपोर्ट क्षेत्र से जुड़े हुए, वो ये भी कह रहे हैं कि शायद हमको कुछ स्ट्रैटेजी बदलनी भी पड़े, ज़रूरी नहीं कि वो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हमारे चले। साथ ही अगर अभी आप एक और चिंता की जो बात आपको दिखेगी, वो है कि इम्पोर्ट्स, जो हमारे इम्पोर्ट्स हैं वो अभी भी बहुत जो है कम है। और इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज वेल एज गोल्ड, ये दोनों काफ़ी बड़े मात्रा में हम इंपोर्ट करते हैं और उसका एक्सपोर्ट भी, उनके प्रोडक्ट्स का हम एक्सपोर्ट करते हैं। जेम्स ज्वेलरी, पहले गोल्ड आता है, फिर और इसी आर्थिक परिदृश्य से जुड़ी एक अहम खबर है, सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस नहीं है कवर की है, कोविड इम्पैक्ट इन्होंने टाइटल दिया है। ओनली 2.6% ऑफ फॉर्च्यून 500 CEOs फील इंडिया प्रेजेंट्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। हम लगातार ये कह रहे हैं कि बाहर के लोग आएंगे, यहाँ हम मेक इन इंडिया कराएंगे और इंडिया की तरफ सबकी निगाहें लगी हुई हैं, लेकिन जो दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनके CEOs क्या कहते हैं? 74.3%, लगभग 3/4 कहते हैं कि हम तो भैया अमेरिका में लगाएंगे कंपनियां। 9% कहते हैं कि चाइना हमारी फेवर्ड डेस्टिनेशन है। 11.5% कहते हैं कि एशियन कंट्रीज़, लेकिन चाइना नहीं, तो उनमें आ जाएंगी सिंगापुर हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया। और 2.6 कहते हैं कि नहीं, भारत बहुत अच्छी बेट है। तो इधर हम जो ताल ठोक रहे हैं और जो दरअसल संकेत मिल रहे हैं, इनमें तो बहुत वेरिएंस है सिद्धार्थ। संदीप, और ये आप एक बात देखिए कि ये 2014 से जो एफर्ट है, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लगातार ये एफर्ट है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ाएं, इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या अदरवाइज ऑल्सो इंडस्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी जो निवेश है वो हिंदुस्तान में बढ़े। लेकिन वास्तु स्थिति क्या है? इन सब एफर्ट्स के बाद भी जब अब हम आज की डेट में दोबारा एक नया फ्रेज हम ले आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने बोला कुछ दिन पहले कि आत्मनिर्भर भारत, तो संदीप आप देखिए कि दुनिया की बड़ी 500 कंपनियों के CEOs, मतलब वो ये कह रहे हैं, वो अमेरिका में विश्वास जता रहे हैं, उसके बाद जो है अदर एशियन नेशन 11% और चाइना अभी भी 9%, और हम हैं 2.5% के आगे। और वो भी ये कह रहे हैं कि इंडिया को 2.5% उसमें से देख रहे हैं एज अ गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ये कोई प्रॉमिस भी नहीं है, इन 2.5% में भी ये आएंगे कि नहीं आएंगे ये कहना मुश्किल है। और इसमें एक और देखिए अहम बात जो कही है, ये फॉर्चून ने सर्वे किया है, 52.5% CEOs ये कहते हैं कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो प्री कोरोना लेवल, इस संकट काल से पहले जिस तरह का हम उत्पादन करते थे, जो विकास दर थी,
वो 2022 के पहले क्वार्टर यानी कि 1 साल बाद ही शुरू हो पाएंगी। 25% कहते हैं कि 2023 के पहला क्वार्टर भी लग सकता है। तो अभी ऐसा नहीं है कि ये कोई वी शेप्ड रिकवरी हो रही है और अभी सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ये मुश्किल वक्त, ये कठिन वक्त जो है ना, ये अभी चलने वाला है। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल संदीप, और फ्रेश इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेशन बहुत, मतलब अभी जो है ना बहुत ज़्यादा अगर हम पॉजिटिव दिखें ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट तो मुझे वो मुश्किल लगता है। अभी तो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, जो ग्राउंड पे चीज़ें हैं, उन्हीं को हम स्टार्ट करके उनको पीक लेवल्स पे ले जा पाएँ, तो वही एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है संदीप। आसान नहीं है ये। अभी आप देखिए जो भी MSME या जो भी स्कीम सरकार लाई है, लोन गारंटी स्कीम, उसमें भी संदीप अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं, तकरीबन अब 15-20 दिन हो रहे हैं, और अभी डिसबर्सल जो है केवल 16,000 करोड़ का है और 6.5 लाख यूनिट्स कवर हो गई हैं। सिद्धार्थ, आज आप बहुत अच्छी फ्लो बना रहे हैं। देखिए, जो खबर मैं आगे लेना चाहता हूं उसका जिक्र आप पहले कर देते हैं उसी सेक्टर का। आपने MSME का जो जिक्र किया है, देखिए आज एक बड़ी खबर आई है MSME का। आप डिसबर्सल की बात कर रहे हैं, बात उससे भी आगे बढ़ गई है। ये मुंबई से खबर दी गई है। डिस्पाइट हाई शेयर ऑफ MSME अकाउंट्स, कोऑपरेटिव बैंक्स नॉट कवर्ड अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम। जो सरकार ने विदाउट कोलैटरल 3 लाख करोड़ रुपए का इंतज़ाम करने की घोषणा की गाजे बाजे के साथ कि MSMEs अपना लोन ले सकते हैं, हम गारंटी दे रहे हैं, उन्हें कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं। दरअसल हो क्या रहा है, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही ये काम कर सकते हैं। जबकि अब खबर ये आ रही है, फाइल की गई है मुंबई से, कि 70% जो MSME हैं वो कोऑपरेटिव बैंक में उनके खाते हैं, और कोऑपरेटिव जो ये सहकारी बैंक है वो इस स्कीम के तहत आते ही नहीं है। तो 70% MSME को ये लोन मिल नहीं पाएंगे। संदीप, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये, मैंने सुबह चेक भी किया। आपने, अच्छा हुआ आपने इसको जिक्र कर दिया। ये मैंने इसके बारे में जब जानकारी ली तो ये बताया गया कि कोऑपरेटिव बैंक्स का ड्यूअल, अभी जो रेगुलेशन है वो ड्यूअल है। कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं राज्य सरकारों में, वो कंट्रोल करते हैं इन कोऑपरेटिव, और उसका तो थोड़ा भाग जो है RBI कंट्रोल करता है। तो मैंने जो अधिकारी जो बैंकिंग क्षेत्र से हिंदुस्तान में जो बैंकिंग देखते हैं भारत सरकार में लोग, उनसे सुबह बात की तो उन्होंने ये बोला कि इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि रिस्क इन्वॉल्व है। अब हमें पता नहीं है कि कोऑपरेटिव बैंक्स ने किस तरह की लेंडिंग कर रखी है, हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। और कोई PMC जैसा जो अभी बॉम्बे में जो हुआ था PMC बैंक का घोटाला, तो अगर उस तरह का घोटाला हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा। तो आप ये संदीप गौर करने वाली, आप MSME से बढ़ के देखिए कि हमारे देश में ऐसे बैंक चल रहे हैं जिसपे सरकार को ही विश्वास नहीं है। हाँ, और वो बैंक आप जैसे मेरे जैसे लोगों के पैसे ले रहे हैं, हम खाता धारक हैं, उनका काम चल रहा है संदीप, और गवर्नमेंट अपनी गारंटी नहीं देने को तैयार है इन बैंक्स के लिए। तो आप समझे संदीप की स्थिति कहाँ है अभी भी। ये तब है जब संदीप इतने घोटाले हो चुके, इतने रेगुलेशन बन चुके, तब भी सरकार ने, और मैंने इसीलिए ये चेक किया, क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि इनको भी इस कवरेज एम्बिट में ले आए, MSME स्कीम्स जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको भी आप दे दें इसकी सहूलियत, तो ऐसा अभी संकेत नहीं मिल रहा है। और आम आदमी से जुड़ी एक और खबर है, एक दो खबर आप भी बताने वाले हैं, मैं एक खबर से शुरू कर रहा हूं। देखिए, हम जो कह रहे हैं ना, नौकरियों पर संकट है, नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं, और तनख्वाहें कटने का बहुत से लोग अभी तक इसके बारे में उन्होंने कैलकुलेशन नहीं की है। ये खबर है, सैलरी कट क्वेश्चन मार्क के साथ, योर ग्रेट्युटी में नाउ टेक अ हिट if your basic pay and DA have been cut, total amount will be adversely impacted। एक बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि जितनी आपकी बेसिक है उसका 15 दिन की आपकी बेसिक, जितने साल आपने नौकरी की है उससे गुणा कर दो तो मोटा मोटा वो आपकी ग्रेट्युटी मिलती है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख थी और आपकी 30% या 40% कट गई सैलरी या कम कर दी गई है, तो 60,000 पर आ गई। तो अगर 1 लाख थी, 50,000 आपने 20 साल नौकरी की तो 10 लाख की ग्रेट्युटी बनी। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, इसके आसपास ही बनेगा। अब वो 60,000 हो गई तो 30,000
इंटू 20 साल वो 6 लाख 4 लाख रुपए का सीधा सीधा नुकसान। ये अभी लोगों ने फैक्टर इन नहीं किया है सिद्धार्थ। हाँ संदीप, बिल्कुल जो आप बात उठा रहे हैं एकदम जायज़ है। अब लेकिन समस्या ये है कि ये कोरोना काल में जो है आपके पास अभी तो ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन यही है कि अगर सैलरी कट दी है तो उसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जॉब्स हैं नहीं, स्थिति बहुत ख़राब है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि इसका जो है आपकी ग्रेजुएटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। साथ ही संदीप, जो आपके प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है वो भी लिंक्ड होता है इन सब चीज़ों से, तो वो भी कम हो जाएगा संदीप। ऐसा नहीं है कि जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है, अब ये हो सकता है कि आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अपना थोड़ा बढ़वा लें, लेकिन वो भी आप कैसे बढ़वाएंगे जब आपकी सैलरी घट रही है। एग्जैक्टली खर्चे आपके वही हैं, स्टैंडिंग उसी लेवल पे हैं। और संदीप, एक और इंटरेस्टिंग खबर मैं आज देख रहा था इसी से जुड़ी हुई ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड से, कि अप्रैल में तकरीबन 2.25 लाख कंपनियों ने अपने प्रोविडेंट फंड के जो कंट्रीब्यूशंस हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो होता है प्रोविडेंट, वो नहीं किया है तकरीबन। तो मैंने प्रोविडेंट फंड में इस बात की ईपीएफओ में बात की, पता किया, तो पता ये लगा तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार करोड़ रुपए वो जमा नहीं किया है कंपनियों ने। तो इसका मतलब है कि उतने जॉब्स, अब पता नहीं इस समय उनको मतलब टेम्परेरी वो दिया गया है उन एम्प्लॉयज़ को कि फ़िलहाल आप जॉब पे मत आइए, जब हमारी स्थिति ठीक होगी तो मतलब ये सब इंडिकेटर्स जो है बहुत अच्छे नहीं है संदीप, संकेत अच्छे नहीं है। संकेत अच्छे नहीं है। एक आखिरी खबर ले लेते हैं, और आखिरी खबर एयरलाइंस से जुड़ी है। अब एयरलाइंस मिडिल सीट पर भी यात्रियों को ले सकते हैं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इंडिगोज चीफ बुलिश ऑन ग्रोथ फ्यूचर बुकिंग्स। इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइन है भारत की, वो बड़े बुलिश दिखाई दे रहे हैं। बीच की सीटें भी भर दी जाएंगी। अभी 28% के करीब आप फ्लाइट्स उड़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं हमें और बढ़ाने दो, डिमांड है। तो ये थोड़ी विरोधाभासी बातें लग रही हैं। डिमांड है क्या? लोग अभी जाना चाहेंगे या लोग अपने घर जाना चाह रहे थे बस वो जाएंगे? संदीप, अब एयरलाइंस का जो आज मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था इंडिगो के सीईओ का, तो वो ये कह रहे हैं कि हम लगातार जैसे जैसे अपनी फ्लाइट्स बढ़ा रहे हैं, हमें नंबर ऑफ सीट्स, हमें जो पैसेंजर लोड फैक्टर्स है जो पीएलएफ होता है, वो हमें बेहतर मिल रहा है जैसे जैसे हम इसको खोल रहे हैं सेक्टर को, तो इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं। साथ ही संदीप, एक और बात है कि देखिए एयरलाइंस के लिए फिक्स्ड कॉस्ट होती है, उनके इंडिगो ही है जैसे, उनके पास तकरीबन 250 जहाज़ों की फ्लीट है। तो संदीप, उनके जो उनको एयरपोर्ट के टैक्सेस हैं या जो इनको जो जहाज़ के जो लीज रेंटल्स हैं, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तकरीबन 40% है संदीप, उस पर कोई उनको जो है राहत नहीं है। और संदीप, एक और बात आप अभी गौर किया हो, कुछ दिन पहले 50% तकरीबन जो है एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल के रेट्स भी बढ़ा दिए तेल कंपनियों ने। तो संदीप, एयरलाइंस के लिए तो अब वही एक ही रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स लेके चलेंगे, तभी उनकी स्थिति सुधरेगी। और जितना ज़्यादा उनका पैसेंजर लोड फैक्टर होगा उतने ही उनके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, तो उनकी फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर वो जो है कुछ एक्स्ट्रा वो कमा पाएंगे। इसलिए ईजिंग ऑफ नॉर्म्स और ज़्यादा रिलैक्सेशन की वो बात कर रहे हैं। वक्त निकाला आपने, सारी खबरों को सरल, आसान, सीधी भाषा में दर्शकों को समझाया। सिद्धार्थ सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।